हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर डिवाइस क्या है, इसको हमने यूज़ किया था किस में, पोटेंशियोमीटर में भी, इसको हमने यूज़ किया था किस में, मीटर ब्रिज में भी। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। कि सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब करंट है या नहीं, हम एक डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये तुम्हारी लैब में डिवाइस पड़ा होता है। कैसा दिखता है ये डिवाइस? के ऊपर लिखा होगा इस पर जी, एंड मैंने पहले ही बताया था तुम्हें उस चैप्टर में, इसकी जो निडल होती है जब कोई करंट पास नहीं करते तो जीरो इसका सेंटर में होता है। इट कैन शो डेविएशन टुवर्ड्स राइट साइड, इट कैन ऑल्सो शो डेविएशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब हम पढ़ेंगे कि ये डिवाइस वर्क कैसे करता है। ठीक है, क्लियर? ये तो तुम्हें बाहर से दिखता है, हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और ये वर्किंग कैसे करता है। तो इसका सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि डिवाइस का काम क्या है, इसका सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन fact that whenever current carrying coil या current carrying loop is placed in magnetic field, it एक्सपीरियंस टॉर्क। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लेक्चर में, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसी फैक्ट के ऊपर ये काम करता है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उसमें क्या होगी? टॉर्क प्रोड्यूस होगी। ठीक है, या उस पर टॉर्क लगेगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अलग अलग पार्ट समझते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है इसकी, एक कोयल होती है। ठीक है, कोयल किसकी बनी होती है? कोयल इज मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग्स wound on a copper windings on a non-ferrous frame, नॉन फेरस फ्रेम लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक ले लूँ मैं, अगर ये बुक है, ये फ्रेम हो गया एक तरह से। सपोज इसके ऊपर क्या है? कॉपर की वाइंडिंग की हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि कॉपर की वायर को इसके ऊपर से ऐसे टर्न किया हुआ है, बड़े सारे टर्न दिए हुए हैं, तो बोलते हैं इंसुलेटेड। मतलब कि हर एक कॉपर की वायर के ऊपर इंसुलेशन है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है और इस फ्रेम के ऊपर क्या की हुई है? उसकी वाइंडिंग की हुई है। तो कोयल समझ आ गई। तो ऐसी कोयल है, ये एम्प्टी होगा अंदर, ये सॉलिड पीस है ना, एम्प्टी होगा। एक फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम के ऊपर कॉपर की वायर की क्या हुई है? वाइंडिंग की हुई है। देन सेकंड, सिलेंड्रिकल आयरन कोर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर बोल दो। ठीक है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। अब जो ये वाइंडिंग की थी ना हमने, जैसे ये फ्रेम था ना, ये वाइंडिंग की थी हमने, इसके ऊपर कॉपर की वायर की वाइंडिंग है। इसके अंदर हम क्या रखते हैं? एक सिलेंड्रिकल वो होता है, सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन का फ्रेम, सॉफ्ट आयरन की कोर, सॉरी। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन की क्यों यूज़ करी, इसको पढ़ेंगे वर्किंग में हम। समझ आ गया कि जैसे ये कोर थी, ये फ्रेम, ये था हमारी क्या कहते हैं, कोयल थी। इसके अंदर हमने क्या रखा है? एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी है। कैसी शेप की? सिलेंड्रिकल की। समझ आ गया? और ये क्या है? इसके ऊपर क्या की हुई है? वाइंडिंग्स। इसका काम क्या होता है बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर का? एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करता है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पढ़ेंगे इस लेक्चर में क्या होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो समझ आ गया।
तो हमारा जो कोयल वाला पोर्शन है वो पूरा हो गया। कोयल वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया। पता लग गया क्या होता है कि एक कॉपर की वाइंडिंग है, उसको एक नॉन फेरस एल्यूमिनियम के फ्रेम पे जैसे वाइंडिंग की है इसके ऊपर, और अंदर क्या रखी है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी है। देन थर्ड पार्ट, कनकेव पीसीज ऑफ मैग्नेट, कि हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं और उसको कनकेव की शेप में किया हुआ है। कैसे, अभी पढ़ेंगे हम इसको भी जब डायग्राम बनाएंगे। और ये भी क्यों कनकेव साइड, क्यों कनकेव शेप क्यों बनाई हुई है, ताकि ये भी कैसी प्रोड्यूस करे मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देन एक इसमें हम स्प्रिंग यूज करेंगे, फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग, ठीक है। और ये स्प्रिंग कैसा होता है, ये हेयर स्प्रिंग होता है, ठीक है। ये भी कैसा होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर वाली अरेंजमेंट जो करंट मेजर करने के काम आती है, जो हमें डिफ्लेक्शन दिखाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे पार्ट्स है किसके, ये कंस्ट्रक्शन है बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ये सारे पार्ट्स हैं इसके। इन सारे पार्ट्स को नोट करो, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम, ठीक है। अब पहले मैं बनाता हूँ मैग्नेट्स। अब ध्यान से देखना, तुम्हें डायग्राम ये नहीं बनाना, डायग्राम ये सिर्फ मैं एक फील लेने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ कि कैसा दिखता है ये डायग्राम, बट पेपर में ये वाला डायग्राम नहीं बनाना तुमने, जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे वो बनाना है, वो ईजी है इसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बनाना। पहले सबसे पहले ना उसी से शुरू होते हैं, कोर से, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाई हमने, एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर थी, यह सॉफ्ट आयरन की सिलेंड्रिकल कोर, इसके ऊपर ये हमने ऐसे ये एल्यूमिनियम का फ्रेम, और इसके ऊपर क्या की हुई है हमने, वाइंडिंग की हुई है, ऐसे ऐसे वाइंडिंग जा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे 3-4 टर्न्स है इसके ऊपर, ठीक है। तो पहली चीज़ ये क्या आ गई, हमारी सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, और इसके ऊपर ये क्या है, नॉन फेरस फ्रेम, इसके ऊपर हमने क्या की हुई है, कॉपर की वाइंडिंग की हुई है। देन इसको हमने, ये एक टर्न आया, ये ऐसे वाइंड हो गया, जैसे ये टर्न आया, ये ऐसे कॉपर की वाइंडिंग की हुई है ऐसे से, ठीक है। देन वाइंडिंग होके एक टर्मिनल इसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे इस पे हमने लगाया एक हेयर स्प्रिंग। अब ये हेयर स्प्रिंग क्या होता है, तुमने जब छोटे होते खिलौने से खेलते हो एक स्प्रिंग देखा होगा, वो ऐसा ऐसा स्प्रिंग होता है, ठीक है। जब वो चाबी भरते थे उसमें ये वाला स्प्रिंग होता था, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम, हेयर स्प्रिंग। समझ आया क्या स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग से तुम्हारे माइंड में स्ट्रक्चर कौन सा आता है, ये वाला स्ट्रक्चर आता है ना स्प्रिंग से। ये तो सिंपल स्प्रिंग हो गया, हेलिकल स्प्रिंग, ये होता है हेयर स्प्रिंग। समझ आ गया, जो वो चाबी वाला टॉय होता था ना, जब तुम भरते थे चाबी जिसमें, ये स्प्रिंग टाइट होता था, जब पूरी इसमें पूरी वो कर देते तो स्प्रिंग पूरा बिल्कुल ऐसे ऐसे टाइट हो जाता था ऐसे, और जैसे रिलीज करते थे ये स्प्रिंग खुलता था दोबारा और एनर्जी रिलीज होती थी, ठीक है। तो ये वाला स्प्रिंग हमने यहाँ अटैच किया, इसका एक पॉइंट तो हमारा किस पे है, इस वायर के ऊपर, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एक फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर फिक्स होगा, ठीक है। देन एक टर्मिनल यहाँ पे आ गया वायर का, एक टर्मिनल यहाँ पे, इसको बोल दिया T1, इसको बोल दिया T2। ये टर्मिनल्स हैं जहाँ से कोयल में करंट पास करेगा, कि सपोज करो ये ऐसे है और ये ऐसे आ गया, तो इसकी वजह से ये पूरे इसमें करंट आ रहा है, यहाँ पे टर्मिनल्स लगा दिए, ठीक है। टर्मिनल्स T1, टर्मिनल T2, इनकी हेल्प से वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट, ठीक है। अब ये कोयल आ गई, तो ये कुछ पार्ट्स बनाए इसके। अब इसके बाद इस जो सॉफ्ट आयरन की कोर है और जो हमारी कोयल है, इसको हमने रखा मैग्नेट के बीच में। अब देखो सिंपल मैग्नेट होता है, ऐसे बनाते हैं हम उसको, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, कि ये नॉर्थ पोल आ गया, और इस तरफ ये पोल कौन सा आता, साउथ पोल। अब इस मैग्नेट को ना मैंने कनकेव पीस में वो किया हुआ है। कनकेव शेप कैसी होगी पता है, कि अब ये प्लेन नहीं है, अब ये ऐसी शेप है, थोड़ी सी इमेजिनेशन करना, देखना समझ आ रहा है, ये ऐसी शेप है थोड़ी, ये ऐसी, कैसी, ये ऐसे कर्व आएगी, ठीक है।
ये ऐसी शेप है कि जैसे एक सॉलिड पीस होता है ना, ये तुमने यहाँ पे एक कर्व काट दिया, ठीक है। ये डायग्राम मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम कौन सा बनाना है पेपर में, ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर लगा होता है एक पॉइंटर, ये पॉइंटर ऐसे आगे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंटर जैसे ही ये कोई रोटेट करेगी तो ये पॉइंटर साथ में रोटेट करता है, ये पॉइंटर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा था, पर डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, अब सपोज करो इस कोयल को ऊपर से देखो, तुम कहाँ से, ऊपर से, तो तुम्हें एक ये दिखेगा, ये वाली शेप, सर्कुलर शेप, तो ये दिखा तुम्हें ऐसे कैसे, ये दिखा तुम्हें ऊपर से ऐसे, ये नॉर्थ पोल दिखा ऊपर से देखोगे जब ऐसे, ठीक है। तो ये आया इसका टॉप व्यू बेसिकली, ठीक है। और इधर दिखेगा तुम्हें ऐसे इसका साउथ पोल, क्लियर। ये ऊपर से देखोगे तो ये ऐसी शेप दिखेगी तुम्हें, ऐसी शेप कटी हुई, ये ऐसी, तो ये आ गई। इस शेप को बोलते हैं कनकेव शेप, तूने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कनकेव मिरर भी पढ़ा था, कनकेव लेंस भी पढ़ा था। देन इसको ऊपर देखोगे क्या दिखेगा, ये सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन कैसे दिखेगा, सर्कुलर, तो एक सर्कुलर पोर्शन बना दिया, ये है कोर हमारी सॉफ्ट आयरन की। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो फ्रेम है वो क्या है, वो फ्रेम के ऊपर वाइंडिंग की हुई है, तो इसके ऊपर तारे दिखेंगी, तो इसके ऊपर तारे दिखेंगे ऐसे, ये आ गई वाइंडिंग। देन एक क्या कनेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को मैं ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पे, ये हेयर स्प्रिंग, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम्हें पेपर में बनाना है, ये वाला डायग्राम तुम्हें पेपर में नहीं बनाना, ये डायग्राम बनाना बहुत टफ होगा। और तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ये वाला डायग्राम समझ आ गया, किसको हमने ऊपर से देखा तो ये मैग्नेट का ये वाला पीस ऐसे कट हुआ देखा, तो ये आ गया नॉर्थ पोल, ये ऐसे दिखा, ये आ गया साउथ पोल, और ये बीच में सिलेंड्रिकल कोर आ गई, लिख लो, दीज आर द कनकेव पीसीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ये सिलेंडर क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है, कॉपर की वाइंडिंग्स ऑन नॉन फेरस फ्रेम लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है। देन ये क्या लगा हुआ यहाँ पे, ये हमारा है फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग, ठीक है। देन यहां से एक पॉइंटर जा रहा था अंदर की तरफ, तो मुझे दिखेगा पॉइंटर, पता है कैसे, इसको मैं रब कर दूं, मुझे दिखेगा पॉइंटर यहां से ऐसे, ये पॉइंटर अंदर की तरफ जा रहा था ना, तो मुझे ऊपर से दिखेगा इस तरफ जाता हुआ, तो इस तरफ जाता दिख रहा है। और यहाँ पे लगा होगा एक स्केल करंट को मेजर करने के लिए, जो हमारा गैल्वेनोमीटर में लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा लगा हुआ एक स्केल। तो तुम्हें पेपर में ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बहुत इजी है एज कम्पेयर टू दिस डायग्राम बनाने, ये डायग्राम साफ भी नहीं बना, तो एनसीईआरटी में भी यही वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अब इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अब जैसे इस कोयल में करंट पास करेंगे तो यहाँ इसकी मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ड्रा करूँगा मैं कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉयल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में, हमने फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, वेयर टॉर्क इज टाउ इज टॉर्क, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉपर वाइंडिंग के, I इज करंट, A इज एरिया, B इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा वाज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो टॉर्क है देखो, N कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। जो टॉर्क है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो I पे और एक किस पे, साइन थीटा पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरी टॉर्क है वो सिर्फ करंट पे डिपेंड करे, वो साइन थीटा पे डिपेंड ना करे, वो साइन थीटा पे डिपेंड ना करे।
कि इस पे चीज़ पे डिपेंड ना करे कि जितना करंट ज़्यादा हो उतनी टॉर्क ज़्यादा हो। नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0। करंट जितना मर्जी करते रहो, करंट की वैल्यू कितनी और टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो करंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी टॉर्क है वो साइन थीटा से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, इस पर डिपेंड ना करे। तो वो कैसे किया हमने, वो किया हमने विद द हेल्प ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखो हमने जो कल मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, मतलब पिछले लेक्चर बनाई थी, वो ऐसे बनाई थी ना, ठीक है। और कोयल को हमने ऐसे बनाया था, सॉरी जो हमने कल ओरिएंटेशन बनाई थी वो बना, ऐसे ओरिएंटेशन बनाई थी हमने कोयल की, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट दिया था हमने ऐसे, और हमने देखा था इस पे फोर्स किस तरफ आएगा, इस पे फोर्स आएगा बाहर की तरफ, इस पे फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और ये कोयल ऐसे रोटेट करेगी। और जैसे ये कोयल रोटेट करेगी एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या हो जाएगा 0। और जैसे ये कोयल थीटा 0 हो गया तो टॉर्क भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर तभी टॉर्क कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि एरिया वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में कितना हो जाएगा एंगल 0। अब मैं चाहता हूँ ये साइन थीटा वाला फैक्टर ना आए, तो ये फैक्टर कब नहीं आएगा। अब देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बेनिफिट क्या है, जो मेरा थीटा है वो हमेशा 90 रहेगा। वो कैसे रहेगा, ध्यान सुनना, जो ये सॉफ्ट आयरन है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इसकी डिस्कशन हमने अगले चैप्टर में करनी है, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट प्रेफर टू पास थ्रू द सॉफ्ट आयरन, या आई कैन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है ना, सपोज किसी रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, किसी रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पे अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दूँ ना तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इससे जाना प्रेफर करती हैं, कि पहले स्ट्रेट जा रही थी ये अब ऐसे हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करनी है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे हो जाएगी, ये ऐसे, तुमने बुक में देखा होगा एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरह दिख रही है, टुवर्ड्स द रेडियस, तो इसी को बोलते हैं हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक पॉइंट है याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ये एक्चुअली में ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एरो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये अंदर ऐसे पैटर्न है जैसे ये बनाया हुआ है, बट अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाते नहीं तो हमें पता क्या लगता है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें लगता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी सीधा ऐसे, कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आके ऐसे चलेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आके ऐसे चलेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जैसे इसमें है वैसे ही उसमें होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनाने का मतलब क्या है, देखो अब हमें देखने में क्या लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस, किधर डायरेक्शन है इसकी, अलोंग द रेडियस। तो दैट्स वाई इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं हम क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ लिखा था हमने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की एक्ट, जो हमें लगता है इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग द रेडियस। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी किसकी वजह से बनी, एक तो मैग्नेट के जो पीस लिए थे हमने वो कैसे लिए थे, कनकेव पीस ऑफ मैग्नेट, एंड सेकंड जो हमने कोर ली वो कैसे ली, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन गई, रेडियल बन गई, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बता दूं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं आगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होगा, बस कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरी, वो थीटा को हमेशा कितना रखेगी 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना रखेगी 90 डिग्री। देख लो कैसे, एक बार सपोज मैंने एक कॉइल ली, ये सिलेंडर का सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई कॉइल्स की, ये ऐसे मेरे आगे कनकेव पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ कैसे दिखता है हमें, टुवर्ड्स द रेडियस,
ठीक है, ये रेडियस की तरफ बनाना हमेशा, टुवर्ड्स द रेडियस। ठीक है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना होगा। ठीक है, अब देखो एंगल कैसे 90 है। फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे कोयल की ओरिएंटेशन जो है वो ऐसी है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। ठीक है, एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे। तो थीटा कितना हो गया ये 90 डिग्री। अब कोयल रोटेट तो करेगी। अब सपोज सिलेंडर ये रोटेट किया और ये कोयल ऐसे होगी। जब ये कोयल ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अगेन एरिया वेक्टर इधर आएगा ना परपेंडिकुलर टू द कोयल, तो थीटा कितना आ गया अगेन 90। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, वो थीटा को हमेशा क्या रखेगी 90 डिग्री। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसकी हाल से हुई थी, हमने जो कनकेव पीस ऑफ मैग्नेट लिए थे उसकी वजह से, और हमने जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ली थी उसकी वजह से। तो थीटा 90 हो गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, NIAB। तो अब देखो जो टॉर्क है वो साइन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो अब जो मेरा टॉर्क है किस पे डिपेंड कर रहा है सारा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ अब इसके बाद, अब जैसे ही ये कोयल रोटेट करने की कोशिश करेगी, अब फॉर एग्जांपल पहले स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, कि हम स्प्रिंग पढ़े, इसको स्प्रिंग के बारे में पढ़ चुके हम +1 में, कि जैसे ही हम इस मास को खींचते हैं तो नीचे की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग का क्या आता है, रिस्टोरिंग फोर्स आता है, जिसको हम किसके इक्वल लिखते थे, KX के इक्वल ना। सिमिलरली जब हम ये जो हमारा हेयर स्प्रिंग है ना, ये ऐसे इस शेप का, जैसे ही कोयल रोटेट करेगी उसके साथ हेयर स्प्रिंग भी रोटेट करेगा, तो जैसे इसको टॉर्क मिलेगी रोटेशन में, ये क्या प्रोवाइड करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, कि ये उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। कि जैसे ही हमारी कोयल ने इसको रोटेट किया, ये स्प्रिंग बोलेगा वापस अपनी पोजीशन में चल। जैसे तुम करते थे ना, जब चाबी घुमाते रहते थे, जैसे ही उसको तुमने फोर्स को छोड़ा, वो जो चाबी थी वो स्प्रिंग था उसको अपने इनिशियल पोजीशन में दोबारा वापस ले आता था, ये वही सेम चीज़ हुई है। ठीक है, तो मेरा स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग विल प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग विल प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क, जो इसको वापस अपनी पोजीशन में लेकर आएगा। ठीक है, अब इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब पता है क्या है, देखो ध्यान से, दोबारा स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लूँ क्योंकि इसको इमेजिनेशन करना इजी होता है। इस स्प्रिंग को मैंने खींचा हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ है कुछ, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है, और इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसकी पोजीशन फिक्स है। कि तुमने क्या किया, एक बांस स्प्रिंग से लटका, उसको पकड़े नीचे खींच दिया, उसको ऐसे पकड़ के रखा है, तो अब जो मास है वो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स कितना है 0। तो जितना तुमने फोर्स लगाया उतना स्प्रिंग ने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, तभी तो बॉडी वो रेस्ट में है। अब जैसे ही इसमें तुमने करंट पास करवाया, जैसे करंट पास कराया, सपोज कोयल की डिफ्लेक्शन होगी इस तरफ, तो इसमें टॉर्क लगी। ये जो स्प्रिंग है ये इसको वापस खींचना चाह रहा है अपनी पोजीशन पे, बट ये वापस नहीं आ रही, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। तो जितना टॉर्क हमारे मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया उतना टॉर्क किसने प्रोवाइड कर दिया, स्प्रिंग ने, तभी तो वहां पे रेस्ट पे है वो। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम। तो इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड is equal to the restoring torque produced by the spring. Torque due to magnetic field is equal to the restoring torque produced by the spring. अब याद है हम एक चीज़ पढ़ते थे उसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट, पता नहीं तुम्हें याद होगा नहीं होगा, या उसको बोलते थे हम फोर्स कांस्टेंट, जो के लिखते थे उसमें के। तो वो क्या होता था, के होता था फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, F/x होता था। यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा क्या, इसको रब कर दूँ, ये लिख लिया, फोस्फर ब्रोच का स्प्रिंग होता है। ठीक है, यहीं पे लिख दूँ मैं, कौन सा स्प्रिंग था ये, फोस्फर ब्रोच का स्प्रिंग। अब यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो यहाँ फोर्स की जगह कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा, टॉर्क कांस्टेंट, आई कैन से टॉर्जन कांस्टेंट। उसको मैं सिंबल दे दूंगा के। क्या सिंबल दे दूँ उसको मैं, के। और के पता क्या होता है, इट इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। कि इसको सपोज के लिखा हमने, तो के इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन में अल्फा,
ठीक है, कि 1 डिग्री एंगल घुमाने में जितना टॉर्क लगेगा उसको बोलते हैं हम टॉर्जन कांस्टेंट। ठीक है, कि स्प्रिंग को 1 डिग्री घुमाने में जितना टॉर्क लगेगा दैट विल बी नोन एज टॉर्जन कांस्टेंट। क्लियर? जैसे होता था ना, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, वैसे यहां है कि 1 डिग्री को घुमाने में जितना टॉर्क लगेगा दैट इज नोन एज आवर टॉर्जन कांस्टेंट। कि अगर मुझे अल्फा एंगल तक घुमाया तो मुझे टॉर्क चाहिए टाउ, तो अगर 1 एंगल तक घुमाऊं तो टॉर्क कितना चाहिए, टाउ बाय अल्फा, और इसको क्या बोल दिया उसने, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओ सॉरी टॉर्जन कांस्टेंट के। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको सी से भी लिखा होता है बट मैं इसको के से लिख रहा हूँ। समझ आ गया क्या होता है टॉर्जन कांस्टेंट? इट इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। ठीक है, नाउ सपोज coil is rotated by an angle alpha, कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई अपने, तो कितना एंगल उसने रोटेट कर लिया, अल्फा एंगल। तो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी थी, NIAB। अब याद रखना ये थीटा तो हमेशा कितना रहना है, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल 90, तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, NIAB। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये स्प्रिंग की वजह से टॉर्क, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो इसका क्या हो जाएगा, K अल्फा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू K इंटू अल्फा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गई। ये कौन सी टॉर्क है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस की, और ये कौन सी टॉर्क है, जो स्प्रिंग ने रिस्टोर करने में इसको हेल्प की अपनी ओरिजिनल पोजीशन। अब जब ये इस पोजीशन में है तो जितनी टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड ने दी उतनी टॉर्क किसने प्रोवाइड कर दी, स्प्रिंग ने, तभी तो ये यहाँ पे रेस्ट पे है। अगर स्प्रिंग की टॉर्क ज्यादा होती है ये वापस चल जाता, और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क होती तो इधर मूव करता। अब जब ये मोमेंटरी रेस्ट पे है, मतलब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो जितनी टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उतनी टॉर्क किसने दे दी इसको, स्प्रिंग ने। तो हमने लिखा कि टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, तो NIAB इज इक्वल टू K अल्फा। क्लियर? वेयर K इज टॉर्जन कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ लिया कि जो टॉर्क प्रोड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड ने इज इक्वल टू जो टॉर्क प्रोड्यूस की स्प्रिंग ने। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिफ्लेक्शन इन द कोयल, कि कोयल जो है वो हमारी कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज अल्फा। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K ओवर NAB इंटू में I। अब किसी कोयल के लिए देखो K की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही, टॉर्जन कांस्टेंट फिक्स होता है मटेरियल के लिए, N भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है। तो जो हमारी डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जो हमारी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी किसी कोयल में, सॉरी हमारे पॉइंटर में, कोयल की वजह से किस में आएगी, पॉइंटर में, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा स्केल मेजर करने के लिए यूज होगा दैट विल बी अ लीनियर स्केल, कि जितना करंट बढ़ रहा है उतनी डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं होती, कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रेडियल, CBSE क्वेश्चन है, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बनता है, ये NIAB साइन थीटा रहता ना यहाँ पे, फिर इज इक्वल टू K इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या था, देखो यहाँ से NAB अपॉन में K इंटू में I साइन थीटा। तो अब अल्फा डिपेंड करता है किस पे, करंट पे भी और साइन थीटा पे भी, और थीटा की वैल्यू तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है जैसे जैसे कोई रोटेट करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल ना हो, तो रेडियल है तो थीटा हमेशा 90, तो हमें लीनियर स्केल नहीं मिलता, हमें वी डू नॉट obtain अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड I। तो मेजरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो इसी की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाई, इसी की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाई, रेडियल। और किसकी हेल्प से बनाई, कनकेव पीसीज ऑफ मैग्नेट्स और सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसको ध्यान रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तुम्हारा ये। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं करंट का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आ जाएगा, देखो करंट विल बी NAB ओवर K इंटू में अल्फा, आ जाएगा ना। अब इसको बोलता हूँ मैं G, और आई कैन से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो I विल बी इक्वल टू G इंटू अल्फा। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी।
अब मुझे डिफाइन करनी है एक टर्म, क्या, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या होती है फिगर ऑफ मेरिट, इसके ऊपर तुम्हारा प्रैक्टिकल भी है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द कोयल या पॉइंटर अप टू 1 स्केल डिवीजन, कि एक डिवीजन में डिफ्लेक्ट करने के लिए जितना करंट चाहिए, दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। अब देखो अल्फा डिफ्लेक्शन कितने से हुई, करंट आई से, तो यूनिट किससे हो जाएगी, आई 1 स्केल डिवीजन, आई बाय अल्फा से। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, आई बाय अल्फा। तो आई बाय अल्फा देखो जी ही है, तो मेरा ये जी ही होता है क्या, फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर हो गया, एक डेफिनेशन है, नोट कर लो इसको। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द कॉइल अप टू 1 स्केल डिवीजन। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर दो रब। मैं अपनी इक्वेशन लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन हमारी क्या थी, NIAB इज इक्वल टू के अल्फा। ठीक है, अब डिफाइन करेंगे हम क्या, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना। अब एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जो वो छोटे से छोटा करंट भी क्या कर सके, मेजर कर सके। जब वो छोटे छोटा करंट भी क्या कर सके, मेजर कर सके। तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज large deflection for small value of current। तो हम गैल्वेनोमीटर क्या बोलेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, कि अगर छोटी सी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते ही, छोटी सी करंट पास करते ही जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो गैल्वेनोमीटर को बोलेंगे क्या, कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है, कि वो हमारा छोटे से छोटा करंट भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सेंसिटिविटी में हम पहले पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर when unit current is passed through it। मतलब जब हम 1 एम्पियर का करंट पास करेंगे तो जो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो आई करंट प्रोड्यूस होने से कितनी डिफ्लेक्शन आ रही थी, अल्फा। तो अगर 1 एम्पियर करंट करो तो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन आई। तो इसी को बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं आई एस से। तो आई एस विल बी इक्वल टू अल्फा ओवर में आई। अब देखो यहाँ से अल्फा बाई आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं अल्फा बाई आई की वैल्यू निकालूँ देखो क्या आएगी, अल्फा अपॉन में आई, दैट विल बी NAB ओवर के, आई की वैल्यू। तो यहाँ लिख दो आई एस इज इक्वल टू NAB ओवर के। ठीक है, इट इज करंट सेंसिटिविटी। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, अब मैं डिफाइन करता हूँ क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। तो हम एक और सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, कौन सी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या होती है, इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कोयल when unit potential difference is applied across the ends of coil। कि मैं सपोज कर लूँ जो कि कोयल में करंट पास हो रहा है, ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पास हो रहा है, तो अगर मैं यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो उसमें जितनी डिफ्लेक्शन आएगी दैट विल बी नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मैं सपोज करता हूँ जो आई करंट था
ये V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहा था, तो V में पोटेंशियल कितनी, अल्फा डिफ्लेक्शन, तो 1 में कितनी आ जाएगी, अल्फा बाय V। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs विल बी इक्वल टू अल्फा बाय V। समझ आ गया कि इस V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कितना करंट पास हो रहा था, I। अब मैं लेट कर लूँ कि लेट जो मेरी कोयल है उसकी रेजिस्टेंस है R, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, कि जो मैंने वायर की वाइंडिंग्स कर रखी है ना, जितनी वाइंडिंग कर रखे n नंबर ऑफ टर्न्स बने थे, उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब I करंट फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस R, तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा अपॉन में IR, अल्फा अपॉन Y की वैल्यू क्या थी, NAB बाई K, तो क्या फॉर्मूला आ गया, NAB ओवर में K इंटू में R। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर, नोट कर लो इसको भी, इन दोनों को नोट करो। तो अभी हमने सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आते हैं करंट सेंसिटिविटी के ऊपर। तो मेथड्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल दो, सिंपल, करंट सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसको जरा समझो, इस वर्ड को क्या है। करंट सेंसिटिविटी डेफिनेशन याद है, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। अब जितना पर यूनिट करंट से डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी उतना सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब IS जितना ज्यादा होगा उतनी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब समझ रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक मेरा डिवाइस है जो 1 एम्पियर करंट से 2 स्केल डिवीजन देता है, ठीक है, डिवीजन बनी तो गैल्वेनोमीटर 2 स्केल डिवीजन दे रहा है, और एक मेरा दूसरा गैल्वेनोमीटर है वो 1 एम्पियर करंट से ही 10 स्केल डिवीजन दे रहा है। कितनी, 10 स्केल डिवीजन। तो किसमें 1 एम्पियर करंट को मेजर करना इजी है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में? जिसमें ऐसी, जिसमें जब भी इसमें 1 एम्पियर करंट चेंज होगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये मिली एम्पियर तक के करंट मेजर कर सकता है, तो जैसे ही इसमें 1 एम्पियर तक का करंट पास होगा, इसमें कितना डिवीजन होगा, 10 स्केल डिवीजन। 10 स्केल डिवीजन मतलब एकदम डिफ्लेक्शन 10 स्केल आगे चली जाएगी। तो 1 एम्पियर करंट करना इजी 1 में या 2 में, तो बोलोगे सर 2 में। तो मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जितना ज्यादा होगा उतनी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे इस IS की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इसको इंक्रीज करने का तरीका क्या है, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, पहला मेथड, सेकंड एरिया बढ़ा दो, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, एंड फोर्थ K को कम कर दो। नंबर ऑफ टर्न्स को हम एक हद तक बढ़ाते हैं, उसके ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वरना वो पीस बड़ा बल्कि हो जाएगा। यही रीज़न एरिया में है कि एरिया को बढ़ाते हैं बट एक हद से ज़्यादा नहीं करते, वरना गैल्वेनोमीटर का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज़ की थी, हमने सॉफ्ट आयरन कोर। ये वहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया था, मैंने बताया था ना। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है सॉफ्ट आयरन कोर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। अब इसका पूरे में जिक्र नहीं हुआ जिसका मटेरियल था फॉस्फर ब्रोंज। जो हमारा फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल होता है ना, जिसका हमने अपना स्प्रिंग बनाया था, फॉस्फर ब्रोंज जो हमारा स्प्रिंग का मटेरियल था, उसमें ना हमारी जो K की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो K की वैल्यू कम होने से सेंसिटिविटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमने इसमें फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग यूज़ किया था। समझ आ गया क्यों यूज़ किया, पता लग गया क्यों यूज़ किया, ताकि सेंसिटिविटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। क्लियर। अब एक बार क्वेश्चन आता है CBSE में, क्या, बस इसका ख़त्म करेंगे लेक्चर हम, कि हमने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े, कि इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी इट इज़ नॉट नेसेसरी द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। अब सपोज मैंने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए या एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने से कॉपर, चाहे एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ाने से भी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। पहले तो इतने से फ्रेम में वाइंडिंग करनी थी, अब इतने फ्रेम में, तो कॉपर वायर जो चाहिए उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेंथ बढ़ने से क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो बोलोगे यस सर। और रेजिस्टेंस बढ़ गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। CBSE में क्वेश्चन आया था ये वाला, क्या क्वेश्चन था, कि इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी
इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। समझ आ गया पॉइंट? क्यों नहीं इंक्रीज कर रही? कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए सपोज हमने एन बढ़ा दिया, तो एन बढ़ाने से हमें दिख रहा है ना करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एरिया बढ़ा दिया तो भी करंट सेंसिटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट इससे जो हमारी वायर है कॉपर की, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो जरूरी नहीं है कि हमारी करंट सेंसिटिविटी बढ़े तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े, करंट सेंसिटिविटी बढ़े तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी कम भी हो सकती है। ठीक है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ था, नोट कर लो इसे। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। और क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल था क्या कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर क्या लगेगी? टॉर्क लगेगी। देन हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बेनिफिट क्या है कि हमारा जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा कितने होता है? 90 डिग्री। और कोई भी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा? जब वो छोटे से करंट के लिए लार्ज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, दैट गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।